welcome to Kharchalogy. Today we are going to start with accounting equations, and to get regular updates about the upcoming videos, don't forget to like and subscribe my channel. Good news for you all. आज से हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट शुरू करने वाले हैं ऑफ अकाउंटिंग। अभी तक थियोरी में हमने ये पढ़ा था कि अकाउंटिंग क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। हमने उसके बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़े थे, हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में आपको याद होगा कि हमने एक डुअल कॉन्सेप्ट पढ़ा था। हमने डुअल कॉन्सेप्ट में ये पढ़ा था कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ अ डुअल इफेक्ट, इट हैज़ अ टू फोल्ड इफेक्ट। कोई भी ट्रांजैक्शन में कोई दो अकाउंट में इफेक्ट होगा, सो दैट इज़ वाई हम दो अकाउंट में उसको रिकॉर्ड करेंगे। इस डुअल कॉन्सेप्ट से हमने एक अकाउंटिंग इक्वेशन को पढ़ा था, दैट इज़ असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। इसके लिए मैंने बोला था कि हमारा पूरा एक चैप्टर है, सो दिस चैप्टर इज सोली बेस्ड ऑन दिस वेरी इक्वेशन। असेट्स का मतलब होता है आपके बिजनेस का रिसोर्स, जिससे आप अपना बिजनेस चलाते हैं, यू अर्न योर इनकम, जिसके यूसेज से आप अपना इनकम को कमाते हैं। लाइबिलिटीज़ होता है आपके आउटसाइडर्स को आप कितना पैसा आप ओ करते हैं, उसको हम लाइबिलिटीज़ बोलते हैं। एंड कैपिटल का मतलब हुआ कि आपके ओनर का, आपके प्रोप्राइटर का आपके बिजनेस में कितना क्लेम है, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। सो इस इक्वेशन में ये आता है कि आपके बिजनेस का जितना भी रिसोर्सेज है, दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द ओनर्स क्लेम एंड द आउटसाइडर्स क्लेम टू द बिजनेस। ये इक्वेशन आपके बैलेंस शीट में जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उसके फंडामेंटल रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। पहले हम ये समझते हैं कि बैलेंस शीट दिखता कैसे है। बैलेंस शीट के एक साइड में होता है असेट और दूसरे साइड में होता है जहाँ पर आप अपने लाइबिलिटीज़ और कैपिटल को रिकॉर्ड करते हैं। ये दोनों साइड्स हम हमेशा बैलेंस रखेंगे, वो हमेशा बैलेंस्ड ही रहेगा। इससे आपको आपका अकाउंटिंग इक्वेशन आप देख सकते हैं दैट वन साइड इज असेट दैट इज ऑलवेज इक्वल टू योर लाइबिलिटीज एंड योर कैपिटल दैट इज रिप्रेजेंटेड ऑन द अदर साइड। लेट्स अंडरस्टैंड दिस थ्रू एन एग्जाम्पल। हमने 1 लाख का असेट लिया है इन दिस बैलेंस शीट, बट ये 1 लाख का असेट आया कहाँ से? हमने ये पूरा 1 लाख का असेट परचेज किया है? नहीं, हमारा ये असेट 1 लाख का, इसमें 60,000 का जितना पार्ट है वो हमने कैपिटल के इक्विटी से परचेज़ किया है एंड 40,000 हमने क्रेडिटर्स से परचेज़ किया है। अगर आज मैं एक बिज़नेस खोलने जाऊँ और मैंने अपना कैपिटल 5 लाख का रखा है, तो एट द एंड ऑफ द डे मेरा 5 लाख का कैपिटल को मैं बैलेंस शीट में असेट साइड में कैश दिखाऊंगी 5 लाख और लाइबिलिटीज साइड में कैपिटल दिखाऊंगी 5 लाख। देन नेक्स्ट डे मैंने 1 लाख का स्टॉक खरीदा है फ्रॉम क्रेडिटर, तो मेरा बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द डे ये होगा कि मेरे पास कैश है ऑफ 5 लाख, स्टॉक है ऑफ 1 लाख एंड मेरी लाइबिलिटीज साइड में ये दिखेगा कि मेरे पास कैपिटल है ऑफ 5 लाख एंड क्रेडिटर्स है ऑफ 1 लाख। नेक्स्ट डे मैं ये देखूँगी कि मैंने फर्नीचर ख़रीदा है ऑफ 50,000 फ्रॉम कैश, तो मेरा बैलेंस शीट एट दैट एंड ऑफ द डे क्या दिखाई देगा कि मेरे पास कैश है ऑफ 4,50,000 और फर्नीचर है ऑफ 50,000 एंड स्टॉक है ऑफ 1 लाख। और मेरे क्रेडिटर साइड में ये दिखाई देगा कि मेरे लाइबिलिटी साइड में ये दिखाई देगा कि मेरा कैपिटल है ऑफ 5 लाख एंड क्रेडिटर है ऑफ 1 लाख। हमेशा ये बैलेंस शीट बैलेंस्ड रहेगा, इसलिए हम अकाउंटिंग इक्वेशन को बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोलते हैं, बिकॉज ये एग्जैक्टली रिप्रेजेंट करता है कि बैलेंस शीट कैसे डिपिक्ट होता है। सो फटाफट से जाके अपना नोटबुक और पेन और स्केल और पेंसिल लेके बैठिए, क्योंकि वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ क्वेश्चन जिससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगा अबाउट दिस अकाउंटिंग इक्वेशन। सो ये रहा क्वेश्चन 1। आप इसको प्लीज़ पॉज करके आप इसको कॉपी करिए। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। Prepare accounting equation on the basis of the following. Harsha started with the business with cash rupees 2 lakh, purchased goods
from Naman for cash rupees 40,000. Sold goods to Bhanu costing rupees 10,000 for 12,000. And bought furniture on credit for rupees 7,000. Let's move on to the solution. On the screen you can see कि हमारा format कैसे होगा. You have to be very strict with your format, and please start using the scale and pencil from the beginning so that you have a habit of doing that, and you can always represent your solutions with neatness, because it is absolutely necessary, because accounting is all about representation and we have to do it very neatly so that you can understand and the evaluator can understand in a better manner. So let's see the format कि हमने format कैसे बनाया है. In the first column we will write the particular जिसके हिसाब से we are going to represent a solution. Then firstly आपके assets आएंगे. Assets में आपके सब columns रहेंगे कि कौन कौन से assets business में in the books में आए हैं. और फिर बाद में आपका liabilities का column रहेगा and lastly आपका capital का column रहेगा. So first we will write on all the equation on all the format. Firstly, since we are doing this in the name of Harsha, on top we will write in the books of Harsha. So firstly Harsha started her business with cash of rupees 2 lakh. So इस business में पहले आया cash. So cash is a asset, हमने ये पढ़ा है. So हम उसको asset के column में डालेंगे firstly, and since उसने business को start किया है तो वो उसका capital रहा. So here cash rupees 2 lakh and capital rupees 2 lakh. Is your equation equal over here? Assets is equal to liabilities plus capital. Here 2 lakh is your asset, liabilities is 0 and capital is 2 lakh. So now we can see that the accounting equation is balanced right now. Second is purchased goods from Naman. She purchased goods from Naman of rupees 40,000. She purchased in cash क्योंकि वो specified लिखा हुआ है कि she has purchased from Naman in cash. So we are going to deduct 40,000 क्योंकि cash गया है. And 40,000 का stock आया है, so we are going to add a column in assets for stock of rupees 40,000. Now check whether your accounting equation is balanced or not. आपका cash हुआ 1,60,000, you have a stock of rupees 40,000, liabilities is 0, capital is 2 lakh. 1,60,000 plus 40,000 is equal to 2 lakh. So the accounting equation is balanced. Third, sold goods to Bhanu of rupees 10,000 for rupees 12,000. इसका क्या मतलब हुआ कि हर्षा ने जो 10,000 का स्टॉक का कॉस्ट था उसको उसने 12,000 में बेचा है. इसका ये मतलब हुआ कि हर्षा ने 2,000 रुपीज़ का प्रॉफिट कमाया है. 10,000 का सामान गया है फॉर रुपीज़ 12,000, तो उससे उसको 2,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है. सो पहले ये देखते हैं 10,000 का सामान गया है, सो हम उसको स्टॉक में से डिडक्ट करेंगे, राइट. सो माइनस 10,000 फ्रॉम स्टॉक. सिंस ये कैश में ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, सो भानु इज़ अ डेटर, सो हम एक डेटर का कॉलम ऐड करेंगे फॉर रुपीज़ 12,000. देन ये 2,000 का प्रॉफिट हम कहाँ डालेंगे? द प्रॉफिट ऑलवेज गोज़ इनटू द कैपिटल अकाउंट. अगर प्रॉफिट है तो वो अमाउंट कैपिटल में ऐड होगा. अगर आपने लॉस में बेचा है तो वो आपके कैपिटल में से डिडक्ट होगा. एट द एंड ऑफ द डे, सिंस कैपिटल इज़ अ क्लेम ऑन द असेट्स ऑफ द बिजनेस, तो इसलिए कोई भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो आपके कैपिटल में ऐड या माइनस होगा. सो लेट्स सी कि आपका अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस्ड है कि नहीं. कैश इज सेम
for rupees 1,60,000. Since हमने 10,000 का सामान बेचा है, so our stock has become 30,000. नया डेटर आया है for rupees 12,000 and 2,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो हमारा कैपिटल बन गया 2,02,000. Is your accounting equation correct? Yes, it is. Fourth, purchase furniture on credit. 7,000 का हमने फर्नीचर खरीदा है ऑन क्रेडिट. सो फर्नीचर आप एक कॉलम ऐड करेंगे इन योर एसेट बिकॉज इट इज़ अ टैंजिबल एसेट. 7,000 आपके एसेट्स के कॉलम में जाएगा. सिंस हमने ये कैश में नहीं परचेज़ किया है, तो हम कैश में कोई भी इफ़ेक्ट नहीं लाएंगे, बट हमने इसको क्रेडिट में परचेज़ किया है, मतलब ये क्रेडिटर को हम पैसा ओ करते हैं. सो आप एक क्रेडिटर का कॉलम बनाएंगे इन लाइबिलिटीज़ फॉर रुपीज़ 7,000. सो आपका नया इक्वेशन क्या बना? कैश वैसा ही है 1,60,000, स्टॉक में कोई इफ़ेक्ट नहीं आया 30,000, डेटर 12,000, फर्नीचर नया आया है, सो 7,000 का फर्नीचर दिख रहा है. लाइबिलिटीज़ आया है ऑफ 7,000 एंड कैपिटल आपका 2,02,000. ये इक्वेशन को ऐड करके इक्वल करके देखिए कि वेदर आपका ये इक्वेशन सही है कि नहीं. आपका एसेट्स का टोटल है 2,09,000 एंड ऑल्सो आपके लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल का टोटल है 2,09,000. डज योर अकाउंटिंग इक्वेशन स्टैंड करेक्ट? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल. सो आपको समझ में आ रहा है कि आपका ट्रांजैक्शन के हिसाब से आपका ये इक्वेशन कैसे बैलेंस रहता है हमेशा. दिस विल नेवर गो रॉन्ग. आप इसको कॉन्स्टेंटली चेक करते रहोगे, सो यू विल ऑलवेज नो दैट यू हैव रिकॉर्डेड योर ट्रांजैक्शंस करेक्टली. हर ट्रांजैक्शन का 2 जगह इफ़ेक्ट जा रहा है, आपको ये भी समझ गया होगा. अगर कहीं से पैसा आया है तो कुछ सामान गया है, किसी से हमने उधारी में लिया है तो वो सामान आया है एंड ऑल्सो वो उधारी का ट्रांजैक्शन उसके अगेंस्ट रिकॉर्ड हुआ है. सो गाइस, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ट्रांजैक्शंस कैसे वर्क करता है. ये काफ़ी एक छोटा सा सिंपल सा प्रॉब्लम था. लेट्स मूव ऑन टू अ मोर बिगर प्रॉब्लम. ये धीरे धीरे इसका डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज़ होगा. सो डोंट वरी, दिस इज़ वेरी ईजी. You will understand it because you understand the basics of it. So let's continue with the second question. So please pause the question and copy down. So second question. Mohit has the following transactions. Prepare the accounting equation. Business started with cash rupees 1,75,000. Purchase goods from Rohit rupees 50,000. Sold goods on credit to Manish of costing rupees 1,75,000 for rupees 20,000. Purchased furniture for office use of rupees 10,000. Cash paid to Rohit in full settlement rupees 48,500. Cash received from Manish rupees 20,000. Rent paid for rupees 1,000. Cash withdrew for personal use of rupees 3,000. So let's start with making a format. Don't forget to write in the books of Mohit always in the starting, या जिसके भी बुक्स में हम ये बना रहे हैं, you always have to write this. This is absolutely necessary. So I hope आपने फॉर्मेट बना लिया है. ये देखते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे. इन द बुक्स ऑफ मोहित हमने ये देखा कि कैश आया है ऑफ रुपीज़ 1,75,000. तो हम 1,75,000 का कैश में के कॉलम में एसेट्स में लिखेंगे. बिज़नेस स्टार्ट किया है और ये पैसा मोहित का है, ओनर का है. तो हम बिज़नेस में कभी भी ओनर के पैसे को कैपिटल बोलते हैं, हमने ये देखा है. सिंस ये कैपिटल ओनर का है और बिज़नेस एक अलग सेपरेट एंटिटी है, तो ये लाइबिलिटीज़ में हम लिखेंगे कैपिटल के कॉलम में.
क्योंकि ओनर को हम ये पैसा ओ करते हैं, ये ओनर का क्लेम है कैपिटल। देन हमने रोहित से गुड्स परचेज किया है। सिंस ये स्पेसिफाइड नहीं है कि हमने कैश में परचेज़ किया है, तो हम हमेशा ये अज्यूम करेंगे कि ये क्रेडिट में परचेज़ किया है। तो 50,000 का स्टॉक परचेज़ किया है, तो हम कैश के कॉलम में, स्टॉक का कॉलम में 50,000 को लिखेंगे। और सिंस हम रोहित को पैसा ओ करते हैं, तो हम रोहित के लिए क्रेडिटर में कॉलम बनाएंगे, क्योंकि हम उसको पैसा ओ करते हैं, हम बाद में उसको ये पैसा देंगे। सो क्रेडिटर में हम 50,000 लिखेंगे फॉर रोहित। देन आप प्लीज़ अपने अकाउंटिंग इक्वेशन को चेक करिए कि क्या ये मैच करता है क्या। असेट्स का टोटल हमेशा लाइबिलिटीज़ और कैपिटल की टोटल से मैच करना चाहिए। देन हमने मनीष को गुड्स बेचा फॉर ₹20,000, बट स्टॉक का अमाउंट था, स्टॉक का कॉस्ट था 17,500। सिंस स्टॉक 17,500 का गया है, तो हम स्टॉक में से 17,500 को माइनस करेंगे। एंड मनीष को हमने 20,000 में ये बेचा है, तो मनीष हमको ये पैसा बाद में देगा, क्योंकि कुछ स्पेसिफाइड नहीं है कि कैश में बेचा है, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि हमने इसको क्रेडिट में बेचा है। सो मनीष हमारे लिए डेटर बन गया, क्योंकि हमको बाद में उससे पैसे आएंगे। तो हम डेटा के कॉलम में 20,000 लिखेंगे। सिंस 17,500 का स्टॉक 20,000 में गया है, तो हमारा प्रॉफिट हुआ है ऑफ ₹2500। कभी भी कोई भी प्रॉफिट, लॉस, गेन या एक्सपेंस अगर होता है, तो उसका इफ़ेक्ट कैपिटल में हम देंगे। तो सिंस ये प्रॉफिट है, तो हम 2,500 को कैपिटल में ऐड करेंगे। देन हम हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन को चेक करेंगे कि क्या सब मैच हो रहा है कि नहीं। हम सारे ट्रांजैक्शन के बाद, हर एक ट्रांजैक्शन के बाद अकाउंटिंग इक्वेशन को चेक करते रहेंगे। वी विल नॉट डू दिस एट द एंड, वी विल ऑलवेज डू दिस आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन। देन हमने फर्नीचर खरीदा इन कैश फॉर ₹10,000। तो सिंस कैश में ही गया है, तो हम 10,000 रुपीज़ को माइनस करेंगे कैश के कॉलम से। एंड फर्नीचर आया है, ये असेट है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम तक यूसेज में रहेगा, तो ये असेट में क्वालिफाई होता है। तो हम इसको लिए एक अलग कॉलम बनाएंगे असेट में, फर्नीचर के नाम से, एंड उसमें हम 10,000 रुपीज़ को ऐड करेंगे। सिंस दोनों माइनस और प्लस असेट में हुआ है, तो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन भी टैली रहेगा। एक जगह से कैश गया है, तो दूसरी जगह से फर्नीचर आया है, तो आपका अकाउंटिंग इक्वेशन टैली है, ये चेक करिए। देन हमने रोहित को कैश पे किया है इन फुल सेटलमेंट। इन फुल सेटलमेंट का इसका क्या मतलब होता है? इन फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि हम कभी भी किसी को पैसा ओ करते हैं, तो हमने उसको पैसा देकर उसके अकाउंट को फुल्ली सेटल कर दिया है। हम जितना भी ओ करते थे उसको, हमने उसको फुल दे दिया है। इधर 50,000 हम रोहित को ओ करते थे, तो हम क्रेडिटर में से 50,000 को डिडक्ट कर देंगे। एंड हमने कैश दिया है 48,500 का, तो हम कैश में से 48,500 को डिडक्ट कर लेंगे। बट जब हम रोहित को 50,000 ओ करते थे और हमने 48,500 पे किया है इन फुल सेटलमेंट, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा 1,500 का फ़ायदा हो गया। हमको कैश डिस्काउंट मिला है फ्रॉम रोहित, तो हम इस फ़ायदा को, इस गेन को कैपिटल में ऐड करेंगे। आपका अकाउंटिंग इक्वेशन मैच होता है, ये चेक कर लीजिए। देन हमको मनीष से कैश मिला है फॉर ₹20,000,
तो डेटर में से मनीष के लिए 20,000 रुपीज़ माइनस हो जाएगा। उसने हमको जितना पैसा दिया है उतना हम माइनस कर देंगे। और कैश आया है 50,000, तो हम कैश में ऐड करेंगे 50,000। देन हमने रेंट पे किया। रेंट हमने कैश में पे किया फॉर ₹1000, तो हम कैश में से पहले डिडक्ट कर देते हैं ₹1000। देन रेंट आपका क्या है? आपका खर्चा है, आपका एक्सपेंस है, तो हम सारा एक्सपेंस गेन कैपिटल में से डिडक्ट और ऐड करते हैं। तो हम ये एक्सपेंस को भी कैपिटल में से डिडक्ट करेंगे, तो कैपिटल में से हम 1000 रुपीज़ को डिडक्ट कर लेंगे। देन कैश विड्रॉ किया है फॉर पर्सनल यूज़। कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ को हम क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। कभी भी जब ड्राइंग्स होता है तो हम कैपिटल में से माइनस करते हैं। क्यों? क्योंकि कैपिटल इज़ ओनर्स मनी जो बिजनेस में है। सिंस कैपिटल में से ही ओनर अपना पैसा निकाल रहा है, तो कैपिटल का अमाउंट डिडक्ट हो रहा है, कैपिटल लेस हो रहा है, तो इसलिए हम ड्राइंग्स को कैपिटल में से डिडक्ट करेंगे। फॉर ₹3000 कैश गया है, तो हम कैश में से 3000 रुपीज़ डिडक्ट करेंगे और कैपिटल में से 3000 डिडक्ट करेंगे फॉर ड्राइंग्स। आपका फाइनल इक्वेशन क्या आता है? क्योंकि ये लास्ट ट्रांजैक्शन था, ये चेक करिए, क्या ये टैली हो रहा है? क्या आपका असेट का टोटल सम आपके लायबिलिटीज़ और कैपिटल से मैच कर रहा है? ये चेक करिए। ओके, सो आई होप आपको क्वेश्चन 2 समझ में आया है कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया है। इसमें हमने 2 नया चीज़ देखा कि अनलेस एंड अनटिल कुछ स्पेसिफाइड है कि हम उस परचेज़ को या सेल को कैश में कर रहे हैं या क्रेडिट में कर रहे हैं, सो वी आर गोइंग टू ऑलवेज़ अज्यूम कि हमने उसको क्रेडिट में बेचा है या ख़रीदा है। इफ़ द पर्सन्स नेम इज़ गिवन कि जिससे हमने परचेज़ या जिसको हमने सेल किया है, सो वी आर गोइंग टू अज्यूम इट कि हमने वो परचेज़ या सेल क्रेडिट में किया है। सेकेंडली, इन फुल सेटलमेंट का हमने मतलब समझा कि अगर किसी से पैसा आता है या हमने किसी को पैसा दिया है, इन फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि हमने उस इंसान का, उस पर्सन का अकाउंट को फुल एंड फाइनल क्लियर किया है। अगर हम 20,000 उसको ओ करते हैं एंड इधर लिखा है कि मैंने उस इंसान को 20,000 इन फुल सेटलमेंट किया है, तो उसका ये मतलब हुआ कि मैंने उस इंसान का पूरा अकाउंट क्लियर कर दिया है। वट एवर अमाउंट आई ओ हिम, तो मैंने उसको पूरा दे दिया है। सो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। प्लीज़ अपना वीडियो को पॉज करके उसको पढ़िए एंड उसको प्लीज़ नोट डाउन करिए। Rohit has the following transactions. Prepare the accounting equation. Commence business with cash ₹1,50,000. Purchase machinery on credit ₹40,000. Purchase goods for cash ₹20,000. Purchase car for personal use ₹80,000. Paid to creditors in full settlement ₹38,000. Sold goods for cash costing ₹5,000 for ₹4,500. Paid rent ₹1,000. Commission received in advance ₹2,000. In the books of Rohit, commence business with cash. कैश आया फॉर 1,50,000, तो कैपिटल भी 1,50,000, क्योंकि ये ओनर को हम ओ करते हैं, ओनर का इक्विटी है, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट लिखा है, मतलब हम क्रेडिटर्स को ये मनी ओ करते हैं। 40,000 का मशीनरी आया है। मशीनरी क्योंकि हम काफ़ी साल तक उसको यूज़ करेंगे, ये हमारा बिज़नेस का रिसोर्स है जिससे हमको फ़ायदा होगा, तो इसको हम असेट के कॉलम में लिखेंगे। मशीनरी 40,000। एंड क्रेडिटर लाइबिलिटी है, हम पैसा ओ करते हैं, तो ये हमारा क्रेडिटर हो गया फॉर ₹40,000। इक्वेशन को मैच करेंगे, ऐड करके चेक करेंगे वेदर इट इज़
equal to your liabilities and capital or not. Purchase goods for cash. सिंपल, कैश के लिए हमने गुड्स परचेज किया है जिसमें कैश जाएगा, स्टॉक आएगा। स्टॉक है ऑफ ₹20,000 तो हमने कैश दिया फॉर ₹20,000 तो कैश में से डिडक्ट होगा ₹20,000 और स्टॉक में ₹20,000 आएगा। सो स्टॉक के कॉलम में हम ₹20,000 को ऐड करेंगे। पर्सनल यूज़ के लिए हमने कार को परचेज़ किया। पर्सनल यूज़ के लिए हमने परचेज़ किया मतलब हमने हमारे कैपिटल में से अपने पर्सनल यूज़ के लिए, बिज़नेस के यूज़ के लिए नहीं, तो वो हमारा ड्राइंग माना जाएगा तो कैपिटल में से डिडक्ट होगा। ओनर का इक्विटी कम होगा तो हम ₹80,000 कैपिटल में से डिडक्ट करेंगे। और सिंस कार परचेज़ किया है उसके लिए हमने कैश दिया तो कैश में से ₹80,000 डिडक्ट होगा। उससे नया इक्वेशन आ जाएगा जिसको हम मैच करके देखेंगे वेदर हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई होता है कि नहीं। देन हमने क्रेडिटर्स को फुल सेटलमेंट में पे कर दिया। फुल सेटलमेंट का क्या मतलब हुआ, अभी हमने समझा था कि हमने फुल और फाइनल सेटलमेंट कर दिया है, अकाउंट को फुल्ली क्लोज़ कर दिया है। हमारे क्रेडिटर्स थे ₹40,000 के तो हमने 38,000 उनको पे किया तो कैश में से हम ₹38,000 को माइनस करेंगे। क्रेडिटर था 40,000 का तो हमने फुल सेटलमेंट में क्योंकि पे कर दिया है क्रेडिटर को तो हम 40,000 क्रेडिटर में से माइनस कर देंगे। ये 2,000 का जो गेन हुआ है उसको हम कहाँ लिखेंगे, उसको हम कैपिटल में लिखेंगे क्योंकि सारा गेन, सारा इनकम, सारा प्रॉफिट आप अपने कैपिटल में उसको रिकॉर्ड करेंगे, वो उसमें ऐड होगा। सो ₹2,000 आपके जाएगा आपके कैपिटल में। आप इसको चेक करके देखिए कि आपका अकाउंटिंग इक्वेशन मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देन हमने गुड्स कैश में बेचा, सो कैश आएगा, गुड्स जाएगा। गुड्स हमने बेचा 5,000 का लेकिन कैश आया 4,500 का क्योंकि हमने सेल्स किया है 4,500 का। तो कैश में हम पहले लिख लेते हैं 4,500 ऐड और 5,000 का माल गया है तो स्टॉक में से 5,000 का हम डिडक्ट करेंगे। सिंस हमने इसको 500 के लॉस में बेचा है तो हम इसको कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, इस लॉस को हम कैपिटल के कॉलम में रिप्रेजेंट करेंगे। हम उस लॉस को डिडक्ट करेंगे कैपिटल में से। रेंट पे किया, रेंट हमने कैश में पे किया, ₹1,000 कैश में माइनस होगा और कैपिटल में से माइनस होगा क्योंकि सारा एक्सपेंस कैपिटल में से हम डिडक्ट करते हैं। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, इसका क्या मतलब होता है? कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस का ये मतलब होता है कि ये कमीशन अभी तक हमने कमाया नहीं है, ये हमको एडवांस में मिला है, इसका पैसा पहले ही आ गया है, अभी तक ये हमारा इनकम नहीं बना है क्योंकि अभी तक हमने या तो उसका सर्विसेज नहीं दिया होगा जिसके लिए हमने कमीशन कमाया है। ठीक है, सिंस रेवेन्यू रिकॉग्निशन में हमने पढ़ा है कि हम जब तक कि कुछ कंप्लीट नहीं करते हैं, जिसका कोई लीगल राइट नहीं आता है हमको वो पैसा लेने का, तब तक कि वो रेवेन्यू नहीं माना जाएगा, हम उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमको ये जो कैश मिला उसको हम ऐड कर देंगे हमारे कैश में, लेकिन ये कैश अभी तक हमने ये कमाया नहीं है, अर्न नहीं किया है, तो हम इसको लाइबिलिटीज़ के कॉलम में, क्योंकि ये सर्विस हमारा देना बाकी है, लाइबिलिटीज़ के कॉलम में हम एडवांस कमीशन में इसको लिखेंगे। देन आपका फाइनल इक्वेशन क्या है आप चेक कर लीजिए, क्या ये इक्वेशन आपका सेटिस्फाई हो रहा है। असेट्स का टोटल
should be equal to your liabilities and capital. ये चेक करिए ऐड करके कि आपका ये इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे. हमने आज 3 क्वेश्चन को सॉल्व किया है. आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा. अगर आपको नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ मुझको मेल करिए या डीएम करिए. आई हैव गिवन माय डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो प्लीज़ आप मुझको डोंट हेजिटेट, मुझको प्लीज़ मैसेज करिए, मुझको डीएम करिए, मुझको मेल करिए. आई विल बी अवेलेबल टू आंसर टू ऑल योर क्वेरीज. एंड मैंने थ्योरी नोट्स दिए हैं जिसमें मैंने प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी इंक्लूड किया है. सो प्लीज़ डू इट एट होम. आप उसको जितना प्रैक्टिस करेंगे यू विल गेट मोर क्लैरिटी ऑन द सब्जेक्ट. इट विल हेल्प यू in learning later, it will help you in understanding later, it will help you in writing well in the exam. So don't forget कि आपको फॉर्मेट अच्छा रिप्रेजेंट करना है, नीटली रिप्रेजेंट करना है. एंड अगर आपको बेसिक्स याद है सो आप इस इक्वेशन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं. आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा. टिल देन, थैंक्स अ लॉट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय. सी यू.